मसूद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा, एक अहम फैक्टर ये भी है कि मीडिया का भी फैक्टर आ चुका है। इस दफ़ा इसराइली मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो रिवायती बयानियां नहीं बना सका, क्योंकि सोशल मीडिया ने हकाइक पूरी दुनिया के सामने आया कर दिए। तो क्या सोशल मीडिया की बदलती हुई दुनिया में अब कानून की बालादस्ती बढ़ेगी? क्या ममालिक इसराइल की तरह आलमी कवानीन को बालाए ताक रखकर जारियत का इर्तिकाब करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, वक्त जितना गुजरता जा रहा है उसके मुताबिक जो नैरेटिव है, ये जो बात की आपने मुस्लिम उम्मा की और आइसोलेशन ऑफ इसराइल की, ये बिल्कुल आपको नजर आएगी। जितना इसराइल ने आइसोलेट किया था ईरान को इस पूरे रीजन में, मुसलमान ममालिक के दरमियान, ये जो ईरान ने अपनी रेजिस्टेंस दिखाई है और एक ये पैगाम वाज़े तौर पे दिया है दुनिया में कि हम खड़े हैं, मतलब हमने ये चीज फेस करनी है और नाउ और नेवर मोमेंट है, हमारा डू और डाई वाला सिलसिला है। और बिल्कुल सही बात की उन्होंने भी कि उम्मत मुस्लिमा वाला फैक्टर डेफिनेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो इस वक्त सबका ईरान की तरफ है। और वो जो कहते हैं कि एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कोई बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तो मेरा ख्याल में ये मोमेंट आ गया है कि इतनी ज्यादा जितनी इसराइल ने तबाहकारी की है, जितना कुछ जुल्म किया है, और लोग इमेजेस देखते रहे हैं पिछले महीनों में, एक साल से ज्यादा गुजर गया है कि जिसमें बच्चों को मारा गया, तकरीबन 65-70 हजार लोग मर गए गाजा में, और डेब्रिज से आपको बॉडीज मिलती हैं बच्चों की। तो ये मोमेंट आ गया है। इस वजह से नहीं कि इसमें कोई मुसलमानों ने बड़ा अपना कोई किरदार अदा किया, मेरा ख्याल में ये इजराइल की जारहियत थी और बे इंतहा जुल्म था। और सेकेंडली आई वुड डेफिनेटली गिव क्रेडिट कि ईरान ने अपने आप को एक कौम के तौर पे दिखाया है, खड़ा हुआ है बहादुर मुल्क की तरह, और उसने जो रेजिस्टेंस की है, ये जितना टाइम गुजरता जा रहा है मेरा ख्याल में उतनी ज्यादा वर्ल्ड ओपिनियन और लोगों के जो, स्पेशली जो लोग, जो पॉपुलेशन है जितनी मुसलमानों की, उनका एक ओपिनियन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। आपने देखा G7 कंट्रीज ने, मतलब जिन्हें क्रूसेडर्स कहते थे किसी जमाने में, वो सब ने मुत्तफका तौर पे करारदाद दी इसराइल के हक में, अमेरिका का साथ देने में। तो ये मोमेंट अब मुसलमानों को एक महसूस हुआ है कि कोई एक मुल्क ऐसा है जिसने अपने आप को खड़ा किया है और जिसने ये फैसला किया है कि इट इज बेटर टू डाई ऑन द फीट देन जी। टू लिव ऑन द नीज। तो ये मेरा ख्याल में एक मैसेज जो गया है दुनिया में विद इमेजेस। तो आप सब लोगों को देख लें, किसी भी फिक्र से ताल्लुक रखता है और मुसलमान, वो इस वक्त ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह ईरान जो है वो विक्टोरियस, फतहयाब होके निकले इस पूरे मार्के में, बिल्कुल। और इसराइल को एक बहुत इबरतनाक किस्म की शिकस्त हो। और ये इस वजह से नहीं है, मैं आपको जिस तरह बार बार कहा कि बहुत ज्यादा कोई मुस्लिम कंट्रीज ने बहुत ज्यादा अपने आप को इकट्ठा किया है, और ये सिर्फ एक इमेजेस हैं जो मीडिया का जो एक प्रोजेक्शन हुई है इतने अरसे में। और जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, देखें सोशल मीडिया को तो कोई नहीं बंद कर सकता। इसराइल ने तो अपने लोगों के लिए काफी सारी इमेजेस और काफी सारी चीजें बंद कर दी हुई हैं जो कि वो रेगुलर मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं नजर आ रही। जितना उन्होंने जो टारगेट्स हिट हुए हैं उनके मिलिट्री टारगेट्स और ऐसे टारगेट्स जो कि इंटेलिजेंस टारगेट्स थे उनके बड़े मेन। तो मगर सोशल मीडिया को नहीं बंद किया जा सकता। तो सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है जो हम देख रहे हैं, और उसमें डेफिनेटली एक रोल प्ले किया है नैरेटिव बिल्ड करने में ईरान के हक में, और तमाम मुस्लिम उम्मा के अंदर एक सॉफ्ट इमेज, एक पावरफुल इमेज इस वक्त है बिल्कुल कि आमिर साहब, किसी ना आपने किसी तरह दुरुस्त से कहा। ईरान जो लेकिन अगर देखा जाए तो स्टार्ट तो इस तरह से हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, ईरान ने उसका जवाब देना शुरू कर दिया। 8वें रोज़ में ये जंग इस वक्त दाखिल हो चुकी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें जो हैं वो 3 बड़ी ताकतों पे लगी हुई हैं। लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में देख रहे हैं कि अमेरिका क्या करेगा। क्या अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग में शामिल होता है या नहीं, ये बड़ा सवाल होने जा रहा है। फिर उसके बाद अगला सवाल ये होता है कि उसके बाद चीन और रूस क्या करेंगे। तो आप क्या ये समझते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो आगे मुस्तकबिल है, ये इसराइल या ईरान तो तय नहीं करेंगे बल्कि अमेरिका, चीन या रूस तय करेंगे? देखिए, अमेरिका जो है ना वो इस वक्त एक पैराडॉक्स में है, और अमेरिका को खुद एहसास नहीं था कि ये इस सिचुएशन तक बात पहुंच सकती है।
पहले अटैक के बाद, और इजराइल ने एक गारंटी दी हुई थी अमेरिका को इस हमले के शुरू होने से पहले कि हम सक्सेसिव अटैक में इतना डैमेज कर देंगे, और उसके बाद हमारे इनसाइडर्स मौजूद हैं ईरान में जो अपना किरदार अदा करेंगे जिस तरह ये लोग करते रहे हैं इराक में, लिबिया वगैरह में, और एक टॉपल हो जाएगी जो अभी प्रेजेंट रिजीम है बिकॉज ऑफ द अपराइजिंग जो होगी अंदर। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ईरान ने पहले दिन एक दिन था जिसमें उन्हें बहुत जबरदस्त किस्म का एक धचका पड़ा, और उनके बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स साइंटिस्ट और लीडरशिप मिलिट्री की जो है वो मारी गई, और उनके टारगेट्स भी हिट हुए, और इनसाइडर्स का भी पता चला कि बहुत सारे इनसाइडर्स ने हेल्प की है। ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया था उन लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को बैलेंस करके जो जवाब दिया, और जहां तक वो अभी खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि अभी हमने जंग शुरू की है और हम सब मरने को तैयार हैं, लीडरशिप सामने आके उनकी कहती है, ये वो मोमेंट्स होते हैं जो कि आप पूरी कौम को इकट्ठा करते हैं। और मेरा ख्याल में उन्होंने बहुत सही तरीके से इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया है, और एक नजर आता है कि एक तैयारी थी उनकी कि वो मतलब इसको सह सकेंगे और आगे जवाब दे सकेंगे। तो अमेरिका के पास ऑप्शंस जी 2-3 हैं। उसमें सबसे बड़ी ऑप्शन तो उनके पास यही है कि डायरेक्ट जंग में हिस्सा लें, और जब डायरेक्ट जंग में हिस्सा लेते हैं तो उनको वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने होंगे कि न्यूक्लियर उनका खत्म करना होगा और उनकी रिजीम को चेंज करना होगा। रिजीम चेंज नहीं हो सकती जब तक कि ट्रुप्स ऑन ग्राउंड ना हो, और मेरा ख्याल में अमेरिका अभी नहीं चाहेगा किसी किस्म की कैजुअलिटीज हो उनकी ट्रुप्स की, और वो इस पोजीशन में नहीं है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी हैं, और वो एक्सटर्नली नहीं चाहता, जो ट्रंप ने एक मैसेज दिया हुआ कि मैं पीस वाला प्रेसिडेंट हूं, कि वो ट्रुप्स को ऑन ग्राउंड ईरान में उतारे, और ईरान में उतारता है तो ये मामला लिबिया, सीरिया और इराक वाला नहीं होगा। सीरिया, इराक वाला नहीं होगा। सर ये बताइएगा, बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है हमें कि 60% जो आयरन डोम ने उसकी कैपेसिटी जो है वो नज़र आ रही है, और बाकी जितने भी टारगेट्स हैं वो हिट हो रहे हैं इसराइल के अंदर। अब जितने टारगेट्स इसराइल के अंदर हिट हो रहे हैं, उसके बाद कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जितना नुकसान अब इसराइल का हो रहा है वो अमेरिका प्रेशराइज हो रहा है कि अब वो इस जंग में कूदे। और क्या ये इस बात की निशानदेही भी है कि ये मामला तो शायद इसराइल समझ रहा था कि वो खुद ही हैंडल कर लेगा? अमेरिका का इस मामले में दाखिल होना या शामिल होना इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल जो है वो इस मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि इजराइल ने गारंटी दी थी अमेरिका को कि हम जो कुछ करेंगे तो सक्सेसिव स्ट्राइक से मामला हल हो जाएगा और सब कुछ हम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेंगे। ऐसा हुआ नहीं। और इजराइल इस वक्त देखें, लॉजिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जंगें जो हैं वो बमों से और जहाजों से नहीं जीती जाती, वो आपकी विल से जीती जाती हैं, आपके फेथ से जीती जाती हैं, और जब कौम इकट्ठी हो जाए तो उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। तो इजराइल ने 2 ऑब्जेक्टिव में से दोनों हासिल नहीं किए। इवन उनका जो आयरन डोम है उसमें डेफिनेटली मिसाइलों की कमी हो रही है और गैप्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हिट्स ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो एरो मिसाइल है वो बहुत महंगा मिसाइल है, वो एटमॉस्फेयर में जहाज से बियॉन्ड स्पेस में इंटरसेप्शन करता है, और वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं इजराइल के पास। दूसरी चीज ये कि उनके पास कोई ऐसे बॉम्ब्स नहीं है जो फाल्डो के न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि 200 से 250 से ज्यादा डीप है उसको जाके हिट कर सके। उसके लिए सिर्फ GBU-57 जो बॉम्ब्स हैं जो B1B कैरी करता है वही इस्तेमाल किया जा सकता है। और B1B की भी सक्सेस से मेरा ख्याल में बहुत सारी सॉर्टीज चाहिए होंगी। सो ये लॉजिस्टिक्स वाइज, प्राइस वाइज एक बहुत महंगी जंग हो चुकी है इजराइल के लिए स्पेशली, और वो अमेरिका नहीं चाहता कि कॉस्ट बेनिफिट के लिहाज से उसको भी ये नुकसान उठाना पड़े और ह्यूमन कोई कैजुअलिटीज हो। तो अमेरिका ने इस वजह से अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। ये सिर्फ दोनों ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये इजराइल के बस में नहीं रहे। ये अगर कोई कर सकता है तो डेफिनेटली अमेरिका एक पुश करेगा विद ऑल इट्स एलाइज, तो फिर जाके कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसमें भी रीजन में आफ्टर दैट, यानी हमें ये सोचना है कि उसके बाद क्या है। तो फिर उसके बाद जो है वो इंस्टेबिलिटी है इस पूरे रीजन में, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाएगी कि पूरा वेस्ट जो है वो आपका हॉट हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव नहीं हुए हैं, और ये करने के लिए अमेरिका की पुश भी चाहिए,